हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पवन चौधरी। वेलकम टू एमपीपीएससी स्टडी आईक्यू। एमपीपीएससी 2026 का कैलेंडर आउट हो चुका है और इसके अंदर एमपीपीएससी प्रीलिम्स और एमपीपीएससी मेंस और बाकी जितनी भी दूसरी एग्जाम्स हैं उनकी भी डेट अनाउंस हो चुकी है। मतलब अब आपको दम लगा के अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाने की जरूरत है। लेकिन एक सवाल उठता है कि सर पीएससी की तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन किस तरीके से हम लोग तैयारी करें, किस तरीके से हम लोग आगे प्रोसेस आपको करें ताकि हम लोग प्री और मेंस दोनों क्लियर कर पाए। क्योंकि आपको ये तो पता ही होगा कि ये एग्जाम प्री और मेंस एंड इंटरव्यू तीन फेजेस में आपको होता है। यूजुअली बच्चे कई बार प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं लेकिन मेंस क्लियर नहीं कर पाते, या कई बार ऐसा होता है कि प्री और मेंस के बाद इंटरव्यू में जाके आपको अटक जाते हैं। तो क्या आपका सब्जेक्ट वाइज अप्रोच होना चाहिए जिसमें आप अपना एमपीपीएससी प्रीलिम्स और प्रीलिम्स के साथ में मेंस को भी कवर कर सकें। अभी देखो, आज जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो आज है 19 तारीख, 19 ऑफ दिसंबर, और अगला 3 साढ़े 3 महीना मैं मान के चल रहा हूं कि आपके पास 4 मंथ आगे हैं। कितने महीने? 4 मंथ आपके हाथ में है। क्योंकि अभी फेस्टिवल्स वगैरह भी सब निकल चुके हैं, तो ऐसा तो कुछ है नहीं कि आपको फेस्टिवल्स वगैरह सेलिब्रेट करना है। तो 4 मंथ इज योर हैंड। और इन 4 महीनों में आप किस प्रकार से प्रोसेस करेंगे, क्योंकि आपका जो प्री है वो प्री होगा आपके अप्रैल के एंड में। मुझे एग्जैक्ट डेट शायद 26 है, तो अप्रैल एंड में आपका प्री होगा। उसका मेंस की बात करें तो आई थिंक मेंस का जो डेट है आई थिंक सितंबर के आसपास है, सितंबर अक्टूबर में है। तो सितंबर में आपका मेंस है। अप्रैल में जब ये खत्म होगा, अप्रैल खत्म हो चुका, मई जून जुलाई अगस्त, मतलब 4 से 5 महीना बीच में आपका सफिशिएंट टाइम आपको बचा हुआ है। अब आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से आप सब्जेक्ट वाइज प्लानिंग करेंगे, किस तरह से आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू आपको करेंगे। क्योंकि देखो, प्री के बाद मेंस में जो 3 4 महीने का टाइम है वो टाइम ऐसे निकल जाता है, पता भी नहीं आपको चलता। तो अभी से आप अपना प्रॉपर 8 10 महीने का प्रॉपर प्लान बना के चलेंगे तो आपकी सक्सेस जो है वो गारंटीड सक्सेस आपको होगी। अब पहली बात है कि प्री के लिए टाइम कितना दिया जाए। तो प्री के लिए अगर हम लोग टाइम की बात करें तो प्री के लिए एटलीस्ट आपको 2.5 मंथ, एटलीस्ट 2.5 मंथ, इतना टाइम आपको 100% प्री के लिए डेडिकेट करना ही करना पड़ेगा, है ना। वैसे 2 मंथ तक ठीक रहता है, लेकिन 2.5 महीना आपको डेडिकेटेड किसके? प्री के लिए आपको करना पड़ेगा। उसके बाद में बात करूं तो उसके बाद अभी आपके पास 1.5 महीना बचा है। तो 1.5 महीना आपके पास जो बचा है इसमें आप मेंस के कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उन मेंस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे सोशलॉजी जैसे जो सिंपल टॉपिक हैं, इन सोशलॉजी जैसे सिंपल टॉपिक हैं, इनको अगले 1 1.5 महीने में आप कंप्लीट कर लें। ताकि क्योंकि जब प्री के लिए पढ़ेंगे तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, ये सब टॉपिक तो आप पढ़ ही चुके होंगे। अब ये सब टॉपिक जब पढ़ चुके होंगे तो आपका एक तरह से मेंस के लिए जो बेस है वो ऑलरेडी प्रिपेयर हो जाएगा। लेकिन सोशलॉजी हो गया या एथिक्स जैसे जो टॉपिक्स हो गए या एंटरप्रेन्योरशिप जैसे टॉपिक हो गए, तो इन टॉपिक्स के आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। तो आप ये जो 3 पेपर हैं, एथिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप और सोशलॉजी, इनमें से कोई ना कोई एक सब्जेक्ट आप पहले से प्रिपेयर करके रख लें ताकि आगे आपके ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन ना हो। फिर बाद में क्या होता है कि अब टाइम कम बचा था तो हमने पढ़ा ही नहीं, तो हम उसको कई बार छोड़ देते हैं। स्टूडेंट टॉपिक ही छोड़ देता है, तो आपने 100 150 नंबर के तो टॉपिक ही छोड़ दिए। कई बार तो बच्चे 300 300 नंबर के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको छोड़ देते हैं। तो ऑब्वियसली बात, सिलेक्शन के चांसेस तो यहाँ पर निग्लिजिबल आपको हो गए। अब हमारा जो सब्जेक्ट वाइज अप्रोच है वो सब्जेक्ट वाइज अप्रोच क्या होना चाहिए कि किस सब्जेक्ट को पहले पढ़ना है, किसको बाद में करना है। अब कहाँ से पढ़ना है उसके ऊपर मैं नहीं जाऊंगा अभी, लेकिन किस सब्जेक्ट को कहाँ से पढ़ना या स्पेशली कितना पढ़ना है, क्या चीजें करनी है, वो थोड़ा सा हम लोग इस वीडियो के अंदर आपको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आपका जो मेन फोकस होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट, तो सबसे मेन जो फोकस आपको होना चाहिए वो मेन फोकस होगा आपका एमपीजी के। सबसे इंपॉर्टेंट है ना एमपीजी के। क्यों? क्योंकि एमपीजी के से तकरीबन आपके 40% ऑफ द सिलेबस, 40% ऑफ द सिलेबस जो है वो किस पे है? एमपीजीके पे बेस्ड आपको होता है। और एमपीजीके में भी देखो, वैसे हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं, सब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी सबसे क्वेश्चन आते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट अभी पिछले कुछ टाइम से देखा गया है कि जो ट्राइब्स के जो क्वेश्चन है, सो ट्राइब्स के क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट आ रहे हैं। बहुत सारी फैक्चुअल क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं। अभी जैसे एमपी का एफएसओ का एग्जाम हुआ, उसके पहले एआरओ एआरई का एग्जाम हुआ। इन सब एग्जाम्स में ट्राइब के जो क्वेश्चन है वो काफी अच्छे लेवल वाले पूछे गए हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो आपका जो ट्राइब वाला टॉपिक है, इस टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से कवर करना है। जितना आप इसमें फैक्ट गैदर कर सकें उतने फैक्ट्स, क्योंकि ये सब कुछ चीजें फैक्चुअल हैं, तो जितने फैक्ट्स गैदर कर सकें वो करना है। उसके अलावा जो एमपी जैसे ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है। अच्छा, सबसे दूसरा अगर आप देखोगे तो जो एमपी ज्योग्राफी है, एमपी ज्योग्राफी के भी ठीक ठाक क्वेश्चन आपको आते हैं। लेकिन एमपी ज्योग्राफी में एक टॉपिक है एमपी का क्लाइमेट, मध्य प्रदेश का क्लाइमेट। तो एमपी का जो क्लाइमेट वाला टॉपिक है, दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एग्जाम में यहां से क्वेश्चंस थोड़े से फैक्चुअल के साथ में थोड़े से कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आ जाते हैं कि क्लाइमेट में कि किस तरह क्लाइमेट ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है, या कहां से कहां टेम्परेचर कम होगा, या रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से डिवाइड
होगा, तो ये कई बार एमपी क्लाइमेट में पूछा जाता है। तो एमपी क्लाइमेट में आप देखो तो ये एमपी क्लाइमेट आपको थोड़ा सा डिटेल में और थोड़ा सा अच्छे तरीके से एमपी क्लाइमेट आपको कवर करना पड़ेगा। बाकी सब्जेक्ट तो करना, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी सब आपको करना है। उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बता देता हूं, और वो टॉपिक है मध्य प्रदेश में एमपी का जो फ्रीडम स्ट्रगल है। तो एमपी का फ्रीडम स्ट्रगल में कंट्रीब्यूशन, फ्रीडम स्ट्रगल, तो फ्रीडम स्ट्रगल में जो एमपी का कंट्रीब्यूशन है, ये कंट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस अभी पिछले 2-3 साल से लगातार आपको आए हैं, और इसको लेके गवर्नमेंट भी अवेयरनेस स्प्रेड करना चाहती है। सो ड्यू टू दैट रीजन ये वाला जो टॉपिक है, ये वाला टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आपको पढ़ना सब एमपी में, लेकिन ये कुछ टॉपिक जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको है। ठीक है, चलिए, तो ये तो एमपी जीके की बात हो गई। बाकी ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी ये सब तो पढ़ना ही पढ़ना, ये आपके मेन फोकस एरियाज होंगे। सो मैं उन टॉपिक्स की बात कर रहा हूं जो मेन फोकस एरिया या मेन टॉपिक्स आपके लिए हो सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग हिस्ट्री की बात करें, इंडियन हिस्ट्री की बात करें, है ना, जो मेरा खुद का सब्जेक्ट है, मतलब मैं इंडियन हिस्ट्री पढ़ाता हूँ। तो इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो देखो, इंडियन हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट जो है, वैसे तो आपको एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न, पोस्ट इंडिपेंडेंस सभी पढ़ना है, लेकिन आपको एक टॉपिक आपको दिया है सबसे शुरू में, पहला टॉपिक सिलेबस का, वो है कंसेप्ट्स एंड आइडियाज, संकल्पना एवं विचार। तो कंसेप्ट एंड आइडिया वाला जो टॉपिक है, दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। और यहाँ से हिस्ट्री में अगर आप देखोगे, हिस्ट्री में से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से, या कई बार 4 क्वेश्चन तक यहाँ पर आपको आ जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एंड आइडियाज, इसके जितने भी फैक्चुअल, क्योंकि इसमें वेद, पुराण, उपनिषद, स्मृति, ऐसे कई सारे टॉपिक्स इसमें दिए हैं, कुल मिला के 18-19 टॉपिक आपको दिए हैं। तो वो सभी टॉपिक आपको बहुत डिटेल में कवर करना है। तो अब ये समझिए कि 2 to 3 टॉपिक, 2 से लेके 4 क्वेश्चन जो है वो यहाँ से बनना ही बनना है। ठीक है, ओके। उसके अलावा एक और चीज है जो हिस्ट्री में पोस्ट इंडिपेंडेंस जो है, तो यू नीड टू आल्सो कवर द पोस्ट इंडिपेंडेंस। लास्ट ईयर भी इससे 1-2 क्वेश्चन आपको आए थे। तो ये देखो, आप एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न, ये सब तो हम पढ़ते ही पढ़ते हैं, लेकिन ये कुछ ऐसे टॉपिक्स है जहां से क्वेश्चन बनने की ज्यादा संभावना है। कि आप पूरा हिस्ट्री पढ़ना है, लेकिन कंसेप्ट एंड आइडियाज या पोस्ट इंडिपेंडेंस जो है, इनके ऊपर आपको जो फोकस है, वो थोड़ा सा फोकस यहाँ पर आपको ज्यादा आपको रखना है, क्योंकि आगे जाके भी बाकी एग्जाम में, बाकी जगह भी, जैसे मेंस में या आपके इंटरव्यू में भी कई जगह आपको हेल्प आपको करेगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा टॉपिक जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर है वो है कल्चर। तो जो कल्चर वाला टॉपिक है, स्पेशली कल्चर विद रेफरेंस टू द मध्य प्रदेश, इसमें स्पेशली एमपी के डांस वगैरह ये सब चीजें, तो थोड़ा सा कल्चर वाला जो टॉपिक है, किसका कल्चर है, इंडियन कल्चर। तो इंडियन कल्चर वाला जो टॉपिक है, वो इंडियन कल्चर के टॉपिक को थोड़ा सा आप उसको अगर देखेंगे तो वहां से ज्यादा क्वेश्चंस आपको बन सकते हैं। तो पढ़ना सब कुछ है, लेकिन ये आपके मेन फोकस एरिया आपको होना चाहिए, जो आगे जाके आपको मेंस के अंदर भी आपको हेल्प करेगा। ठीक है, उसके अलावा अगर हम लोग इंडियन ज्योग्राफी की बात करें, इंडियन ज्योग्राफी, बेसिक जो इंडियन ज्योग्राफी है, ठीक है, वहां तक आपको ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कुछ नए टॉपिक्स जो आपको दिए हैं, जैसे एग्जांपल के लिए कि क्लाइमेट में कुछ टॉपिक दिया, तो एक तो मेन आपको फोकस क्लाइमेट पे होना चाहिए। क्लाइमेट में भी एल नीनो, लानीनो, या ऐसे कई सारे टॉपिक्स आपको दिए हैं जो क्लाइमेट वाले टॉपिक दिए हैं। तो क्लाइमेट वाले जो टॉपिक्स हैं, इन पे थोड़ा सा फोकस है। इसमें कुछ आप, जैसे कि अभी रिसेंटली कौन कौन से साइक्लोन्स आए हैं इंडिया में, ऑलरेडी एक उसके ऊपर मैं वीडियो बना भी चुका हूं। तो कौन से साइक्लोन्स पिछले कुछ सालों में आए हैं, किस रीजन में आए हैं, तो ये कुछ चीजें इंक्लूड करें। साथ में एक यहाँ पर क्लाइमेट के साथ में यहाँ पर जो सेंसस वाला जो टॉपिक है, खैर अभी अगले साल सेंसस होगा अपने यहाँ पे, लेकिन जो सेंसस वाला टॉपिक है, या बोल सकते हैं स्टैटिस्टिक वाला टॉपिक है, तो इस सेंसस वाले टॉपिक से हमेशा 1 या 2 क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। हमेशा आप देखोगे 1-2 क्वेश्चन हमेशा सेंसस से। तो ये वो टॉपिक है जहां से क्वेश्चन डायरेक्टली बनते हैं। पढ़ना सब कुछ है, हर टॉपिक पढ़ना है सिलेबस में, लेकिन ये पॉपुलेशन ग्रोथ वगैरह हो गया, तो सेंसस से टॉपिक जो है हमेशा आपको काफी आपको बढ़ता है। तो इंडियन जो क्लाइमेट के साथ में आपको सेंसस वाला जो टॉपिक है, ये सेंसस वाला टॉपिक भी आपको कंप्लीट करना है, कि किस तरह से सेंसस कैसे होती है वगैरह वगैरह, उसमें जो भी उसके जो डेटाज हैं, वो डेटाज वगैरह इंक्लूड आपको करना है। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट सब कुछ आपको प्रॉपर फिजियोग्राफी और क्लाइमेट और ये सब चीजें जो है ये कवर आपको करना है ना। उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट जो इसमें आप टॉपिक देखोगे, तो जो ह्यूमन, ये तो ह्यूमन ज्योग्राफी हो गया खैर। उसके अलावा जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, आर्थिक भूगोल, तो इंडिया की जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, इससे कई सारे टर्म्स वगैरह आपको आ जाते हैं, जैसे एग्जांपल की एग्रीकल्चर हो गया या इंडस्ट्री हो गई। तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से रिलेटेड जो टॉपिक है, उससे टॉपिक हो गया। तो थोड़ा सा आप इकोनॉमिक ज्योग्राफी के ऊपर भी थोड़ा सा फोकस रखेंगे, तो ज्यादा बेटर रिजल्ट आपको मिलेंगे। ठीक है, चलिए, उसके बाद अगर हम लोग बात करें आपके पॉलिटी की, इंडियन पॉलिटी बड़ा अच्छा टॉपिक है। देखो, इंडियन पॉलिटी से बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन तो आपको नहीं आते हैं, लेकिन आजकल क्या हो गया कि आजकल इसने जो बेसिक आर्टिकल्स हैं, उन बेसिक आर्टिकल्स को पूछना शुरू कर दिया है।
पहले आर्टिकल्स वगैरह नहीं आते थे, आजकल क्या थोड़ा आर्टिकल है तो आर्टिकल में 15 है, 15.2, 15.4 पूछ लिया। तो जैसे जो बेसिक आर्टिकल्स हैं, जो मतलब मैं बोलता हूँ कि तकरीबन 50 टू 60 जो आर्टिकल्स हैं, ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा ये आर्टिकल किस सेक्शन में, किस पार्ट में है, ये थोड़ी चीजें आप प्रिपेयर कर लो। वैसे भी प्रीलिम्स में आपको सिलेबस में काफी कम चीजें दी है, तो बहुत ज्यादा इशू नहीं है। अब इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक आता है वो होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और पहले भी पिछले 2-4 सालों के पेपर में आप देखोगे तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है, वो अमेंडमेंट से क्वेश्चन जो है, वो अमेंडमेंट से क्वेश्चन कई सारे आपको पूछे गए, तो एक आध क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का आ जाता है। और उसमें भी ऐसा नहीं कि पूरे 105 106 याद करना है, नहीं। 105 हो चुके हैं वैसे, 106 106 जो है वो अभी तो हुआ नहीं, लेकिन अगली बार हो जाएगा मार्च वाले सेशन में। तो अमेंडमेंट जो है, तो अमेंडमेंट में तकरीबन 30 अमेंडमेंट ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट है, उनको थोड़ा सा आपको डिटेल में कवर आपको करना है ना। साथ में इसमें इस वाली यूनिट में एमपी पॉलिटी भी आपको, तो कॉन्स्टिट्यूशन वाला जो टॉपिक, साथ में एक जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से भी एक क्वेश्चन हमेशा बनता है। तो इसके कुछ बहुत ही बेसिक फैक्ट्स हैं, यू नीड टू कवर द वेरी बेसिक फैक्ट्स ऑफ द आपका कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ये संविधान सभा के बहुत बेसिक टॉपिक जो हैं, ये आप कवर यहाँ पर आपको कर लेते। ये कुछ चीजें ऐसी होंगी जिनको आप प्रॉपर तरीके से आप कवर करना है, ये कंप्लीट आपको करना है, ठीक है। ओके, इंडियन पॉलिटी हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं साइंस टेक की। साइंस टेक, साइंस टेक की बात करें तो देखो, साइंस टेक में आपको एक तो बेसिक आपको साइंस दिया है कि इंपॉर्टेंट रीजन, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, उनका बेसिक आपको दिया है। बेसिक के आगे जब आप लोग बढ़ोगे तो वहां पर आपको कुछ और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स दिए हैं। जैसे एक सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन जहां से आपको बनते हैं वो टॉपिक है साइंस एंड टेक। साइंस टेक बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉरी सॉरी आई एम सॉरी, एंड स्पेस टेक्नोलॉजी। स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ पे कौन सा सैटेलाइट इसरो ने लॉन्च किया, कौन सा ऑर्बिट है या कहाँ है, लोअर अर्थ ऑर्बिट क्या होता है, मीडियम अर्थ ऑर्बिट क्या होता है, ये क्वेश्चंस हमेशा एग्जाम में डायरेक्टली आपको पूछे जाते हैं। तो जो स्पेस टेक है, स्पेस टेक इज वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली यहाँ से स्पेस टेक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्पेस टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा यहाँ पर कुछ नए जो है, जैसे बायोटेक वगैरह हो गया, या स्पेशली आपका एसडीजी हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट एसडीजी भाई साहब। एसडीजी जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में आप देखोगे तो 2023-24 की जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट ऑलरेडी नीति आयोग ने लॉन्च कर चुके हैं। तो एसडीजी, इसका इंडिया इंडिया के पर्सपेक्टिव में, इसको एमपी के पर्सपेक्टिव में, और थोड़ा सा वर्ल्ड लेवल पे जो लिस्टिंग वगैरह है या कौन टॉप है उसके अंदर, तो वर्ल्ड लेवल पे भी थोड़ा सा इसको डिटेल में आपको देख सकते हैं। तो एसडीजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। साथ में यहाँ पर एक और टॉपिक दिया है, वो आपका ग्रीन रिवोल्यूशन का है। तो लास्ट टू लास्ट ईयर ग्रीन रिवोल्यूशन के क्वेश्चन आपको आए थे, हरित क्रांति के क्वेश्चन आए थे। तो ये थोड़ा सा बेसिक है, हरित क्रांति कहाँ से शुरू हुई, क्या चीजें हुई, उसके बेसिक डेटा क्या है, बेसिक फैक्ट्स क्या है। तो कुछ बेसिक बेसिक चीजें जो है आप ग्रीन रिवोल्यूशन से आपको कवर कर सकते हैं। बाकी देखो, बेसिक फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तो पढ़नी है, उसके अलावा इन टॉपिक्स पे यू नीड टू फोकस। ओके, उसके बाद अगर मैं आईसीटी की बात करूं, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, यूनिट नंबर 9 की। अब देखो, यूनिट नंबर 9 में आप चीज देखना, यहां पर जो क्वेश्चंस आपको आते हैं वो यूजुअली करंट से आते हैं। क्या बोल सकते हैं कि जो करंट है इसका, आपके आईसीटी का, तो जो आईसीटी का करंट है, यहां से क्वेश्चन कि भैया नया ब्राउजर कौन सा आया, या एआई का नया सॉफ्टवेयर कौन सा आया, या ये बेसिक चीजें आपको है कि नया रोबोटिक्स में नई इन्वेंशन आपको कौन सी हुई। तो एक तो इसमें करंट वाला जो टॉपिक है वो हमेशा आपको आता है। तो ये जब आप यूनिट 10 पढ़ोगे, करंट यूनिट 9 पढ़ो, 9 है ना करंट वाली, नहीं, हाँ 10 है करंट वाली। तो करंट 10 में है ना, 8 में है, सॉरी 8 में है। तो यूनिट 8 जो करंट वाली है, तो यूनिट 8 जब आप पढ़ोगे तो ये वाला टॉपिक आपका ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा आपको यहाँ पर एआई, देन रोबोटिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स, ये थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। और ये किसके लिए चैलेंजिंग है, ये चैलेंजिंग है आपके नॉन साइंस वाले स्टूडेंट के लिए, है ना, जो मतलब बीए बीकॉम वाला है, उनके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग है। तो उनके लिए कई बार यहाँ से टफ क्वेश्चंस उनको लग सकते हैं। तो थोड़ा सा इनको आप प्रिपेयर करें, इलेक्ट्रॉनिक्स को स्पेशली। तो इलेक्ट्रॉनिक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, तो इसको आप थोड़ा सा अगर प्रिपेयर कर लेंगे तो यहाँ से जो गलत क्वेश्चन होते हैं वो नहीं होंगे। अब होता क्या है ना कि हम लोग 70 क्वेश्चन तक तो पहुंच जाते हैं, 70 से 80 पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ये जो माइन्यूट टॉपिक में आपको जो ये हिडन टॉपिक बता रहा हूँ, इन टॉपिक्स को अगर आप कवर करोगे तो आपका जो 70 टू 80 तक का जो सफर है उसको तय करने में थोड़ी सी आपको आसानी, थोड़ी सी सिंपल आपको हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ टॉपिक है। फिर बात आती है सर करंट अफेयर, यूनिट नंबर 8 करंट अफेयर। करंट अफेयर कितना पढ़ना है? अब देखो यार, करंट अफेयर को लेके तो मैं क्या ही बोलूं, कई बार करंट अफेयर 2-2 साल पुराना भी आपको पूछ लिया जाता है।
अब उसकी जहां से इच्छा होती वहां से करंट अफेयर पूछ लेता है, लेकिन फिर भी आप देखोगे तो आपको एटलीस्ट 18 मंथ का जो करंट अफेयर है, 18 मंथ का, तो लास्ट डेट, जैसे आपका अप्रैल में एग्जाम आपको है तो आप 2025 का तो पूरा पढ़ ही लो, 25 का पूरा कर लो, है ना, फिर 25 से फिर आपका जनवरी फरवरी वगैरह के आपको पढ़ लो। तो कोशिश करो कि 25 में भी 24 के जो अवार्ड्स हैं, तो 24 के कुछ अवार्ड्स या कुछ 24 के आखिरी नवंबर दिसंबर 2024 की कुछ न्यूज़, और वहां से लेके पूरा करंट अफेयर तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। और इसमें भी आप देखोगे तो इसमें आपको एमपी करंट अफेयर और उसके अलावा नेशनल करंट अफेयर, तो दोनों तरह के करंट अफेयर आपको इसके अंदर आपको इंक्लूड करना है। इसमें एक मेन फोकस आजकल एमपी में जो स्पोर्ट है, तो एमपी स्पोर्ट्स, और एमपी स्पोर्ट्स में एमपी की जो स्पोर्ट पर्सनालिटीज हैं, उन स्पोर्ट पर्सनालिटीज पे जो फोकस है, इन स्पोर्ट पर्सनालिटीज पे जो फोकस है वो आजकल एमपीपीएससी का थोड़ा सा ज्यादा है। तो यू नीड टू फोकस मोर ऑन द एमपी पर्सनालिटी, स्पोर्ट पर्सनालिटी, उन पे आपको ज्यादा फोकस आपको करना है, ठीक है। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट आपके जो एमपी के अवार्ड्स हैं, उन एमपी के अवार्ड्स को देखो। एमपी के अवार्ड से लगातार क्वेश्चंस आपको हर साल आपको बन रहे हैं, स्पेशली जो एआरई का एग्जाम था, एफएसओ का एग्जाम था, वहां से भी काफी क्वेश्चंस करंट में आपको पूछे गए। तो थोड़ा सा आप लोग करंट में एमपी और एमपी में भी स्पोर्ट्स वाला जो टॉपिक है, एमपी में अवार्ड वाला जो टॉपिक है, इन पे थोड़ा सा फोकस आपको अभी आप रखोगे तो ज्यादा चीजें आपको होंगी। उसके अलावा कई सारे जो टाइटल्स हैं कि हु इज द वाटरमैन ऑफ इंडिया, हु इज द ग्रीन फादर ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन, तो ये जो टाइटल्स दिए जाते हैं, इन टाइटल्स पे भी आपको थोड़ा सा फोकस आपको करना है, क्योंकि टाइटल वाला टॉपिक हमेशा एग्जाम में आपको पूछा जाता है। तो टाइटल वाला जो टॉपिक थोड़ा सा उसके ऊपर भी आपको फोकस करें। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हिडन टॉपिक्स हैं, या जो लॉन्ग टर्म अप्रोच आपका है कि अगले 1.5 महीने आपको थोड़ा मेंस रिलेटेड टॉपिक पढ़ते रहना है, और आखिरी के 2.5 महीने आपको सिर्फ और सिर्फ आपके प्रीलिम्स जो है, प्रीलिम्स के ऊपर आपको फोकस आपको करना है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये काफी हेल्पफुल आपके लिए वीडियो रहेगा। थैंक यू वेरी मच।